नमस्कार। सुन लो यूपीएससी की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का एक पूरा का पूरा भाग, मतलब एक पूरा पार्ट अब मौजूद ही नहीं है, जैसे हवा हो गया हो, गायब। जी हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि संविधान जैसी महत्वपूर्ण किताब का एक हिस्सा हटा दिया गया, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं संविधान के पार्ट 7 की। भाग 7। तो आज हम इसी गायब हुए हिस्से की कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। ये क्यों था, इसमें आखिर था क्या, और सबसे बड़ा सवाल, इसे हटाया क्यों गया। बिल्कुल। और ये जानना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक हटाया गया प्रावधान, एक रिपील्ड प्रोविजन नहीं है। ये असल में भारत के राज्यों के बनने की कहानी है, उनके पुनर्गठन माने रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी है। और ये दिखाता है कि हमारा भारतीय संघ, इंडियन यूनियन, कैसे विकसित हुआ, कैसे समय के साथ बदला। हाँ, मतलब ये समझने से पता चलता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है ना। सही कहा, बिल्कुल एक लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इस चर्चा के अंत तक उम्मीद है कि श्रोता न केवल संविधान के भाग 7 और उसके अकेले अनुच्छेद आर्टिकल 228 को समझेंगे, बल्कि भारत में राज्यों का जो वर्गीकरण था शुरू में, उसका इतिहास, और फिर 1956 का वो महत्वपूर्ण राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, उसकी अहमियत को भी जान पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से, आजादी के समय की उस उलझन से, जब भारत बन रहा था। कैसा था तब का भारत? देखिए, आज़ादी के वक्त भारत कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक पहेली जैसा था। एक तरफ थे ब्रिटिश प्रांत, जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, एक व्यवस्था थी। दूसरी तरफ थी सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। अब इन सबको एक साथ एक देश के प्रशासनिक ढांचे में लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब बिल्कुल एक खिचड़ी थी। ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट्स, इनको एक करना, एक संविधान के तहत लाना आसान नहीं रहा होगा। एक बहुत बड़ा सवाल था कि इन अलग अलग तरह की इकाइयों को कैसे एकीकृत किया जाए। इसी चुनौती का हल निकालने के लिए जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो राज्यों को एकदम से एक जैसा नहीं बनाया गया। उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। 4 श्रेणियां, पार्ट ए, बी, सी और डी। हाँ, अच्छा, तो इनमें क्या अंतर था? हाँ, देखिए, पार्ट ए में वो राज्य थे जो पहले ब्रिटिश भारत के गवर्नर वाले प्रांत हुआ करते थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो बाद में यूपी बना, बिहार वगैरह। यहाँ शासन का एक स्थापित ढांचा पहले से मौजूद था। गवर्नर थे, विधानमंडल थे। ओके, तो ये वो थे जहां अंग्रेजों का सीधा राज था एक तरह से। हाँ, फिर पार्ट बी। पार्ट बी राज्य थोड़े अलग थे। इनमें बड़ी बड़ी रियासतें या फिर कई छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए समूह शामिल थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, ट्रैवनकोर, कोचीन, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू। अच्छा, ये सब बड़ी रियासतें थीं। और यहाँ शासन कैसे चलता था? गवर्नर तो नहीं होते होंगे? सही पकड़ा, यहीं पे खास बात थी। पार्ट बी राज्यों के जो प्रमुख होते थे, उन्हें राज प्रमुख कहा जाता था। ये आमतौर पर उन रियासतों के पूर्व शासक या कोई प्रमुख राजा होते थे। इन्हें संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया था। राज प्रमुख, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो पार्ट ए में गवर्नर, पार्ट बी में राज प्रमुख। ये एक बड़ा अंतर था। जी हाँ, फिर आते हैं पार्ट सी राज्यों पर। इनमें वो इलाके थे जो पहले ब्रिटिश भारत में चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, या फिर कुछ छोटी रियासतें थी जिन्हें सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करना बेहतर समझा गया, जैसे दिल्ली, अजमेर, कूर्ग, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, कच्छ, त्रिपुरा, मणिपुर। इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से होता था। यानी ये ज्यादातर केंद्र के नियंत्रण में थे। और पार्ट डी, वो क्या था? पार्ट डी में सिर्फ एक ही इलाका था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसे भी केंद्र सरकार द्वारा एक चीफ कमिश्नर के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। तो ये था वो 4 स्तरीय वर्गीकरण, पार्ट ए, बी, सी, डी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये व्यवस्था थोड़ी जटिल लगती है, खासकर पार्ट ए और पार्ट बी का अंतर, गवर्नर और राज प्रमुख वाला। क्या ये स्थायी व्यवस्था थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वर्गीकरण खासतौर पर पार्ट बी वाला जो सिस्टम था, उसे एक अस्थायी, एक संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल व्यवस्था ही माना गया था। एक तरह का कह सकते हैं कि उस समय की जरूरतों के हिसाब से किया गया एक इंतजाम,
एक जुगाड़ था। जुगाड़, हाँ, ये शब्द शायद सही बयां करता है। देखिए, रियासतों को भारत में शामिल तो कर लिया गया था, लेकिन उनके शासकों और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एकदम से बदलना मुश्किल था। तो राज प्रमुख वाला सिस्टम एक बीच का रास्ता था। पर इस व्यवस्था की अपनी दिक्कतें रही होंगी, जटिलता तो थी ही। हाँ, जटिलता तो थी ही। प्रशासनिक रूप से भी ये बहुत सुविधाजनक नहीं था। सोचिए, एक ही देश में राज्यों के प्रशासन के अलग अलग मॉडल चल रहे हैं। पार्ट ए अलग, पार्ट बी अलग, सी और डी का सिस्टम अलग। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि देश के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण भारत में, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेजी से उठ रही थी। लोगों को लगता था कि ये जो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी का बंटवारा है, ये ठीक नहीं है, ये कृत्रिम है। राज्य भाषा और संस्कृति के आधार पर बनने चाहिए। हाँ, पुट्टी श्री रामुलु जी का अनशन और आंध्र प्रदेश का गठन, ये सब उसी दौर की बातें हैं ना? बिल्कुल, वो मांग बहुत जोर पकड़ चुकी थी। तो ये जो वर्गीकरण था, ये ना सिर्फ जटिल था, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा था और असंतोष बढ़ रहा था। तो इसी पृष्ठभूमि में अब हम आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, संविधान का पार्ट 7 थे और उनकी क्या खासियत थी, तो हम पार्ट 7 को बेहतर समझ पाएंगे। तो पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस भाग में सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद था, आर्टिकल 238। दोबारा सुनिए, अनुच्छेद 238। सिर्फ एक आर्टिकल पूरे पार्ट में, ये तो काफी अनोखी बात है। तो ये अकेला आर्टिकल 238 आखिर करता क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, हमने बात की संविधान के पार्ट 6 की। पार्ट 6 किससे संबंधित था? पार्ट 6 वो पार्ट ए राज्यों के प्रशासन से संबंधित था, गवर्नर, राज्य विधानमंडल, हाई कोर्ट वगैरह। एकदम सही। पार्ट 6 में पार्ट ए राज्यों के लिए विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान दिए गए थे। अब सवाल यह था कि पार्ट बी राज्यों का प्रशासन कैसे चलेगा? वहां तो राज प्रमुख थे। तो आर्टिकल 238 का काम यही था। ये अनुच्छेद पार्ट 6 में दिए गए प्रावधानों को पार्ट बी राज्यों पर लागू करने के बारे में निर्देश देता था, लेकिन कुछ जरूरी संशोधनों और अनुकूलनों के साथ। अच्छा, मतलब ये आर्टिकल 238 एक तरह का ब्रिज था पार्ट वी और पार्ट बी राज्यों के बीच। ये बताता था कि पार्ट ए राज्यों वाले नियम पार्ट बी पर कैसे लागू होंगे, राज प्रमुख वाली व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। हाँ, तो आप ऐसा कह सकते हैं। ये आर्टिकल 238 एसेंशियली ये कहता था कि पार्ट वी के प्रावधान पार्ट बी राज्यों पर भी लागू होंगे, सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशंस। और ये मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, वो भी इसी आर्टिकल में या इसके तहत बनाए गए नियमों में बताया गया था। मिसाल के तौर पर, जहां पार्ट वी में गवर्नर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पार्ट बी राज्यों के संदर्भ में उसे राज प्रमुख पढ़ा जाएगा। जहां राज्य की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, गवर्नर में निहित बताई गई थी, पार्ट बी राज्यों के लिए वो शक्ति राज प्रमुख में निहित होगी। और विधानमंडलों के बारे में क्या वहां भी कुछ अंतर थे? हाँ, विधानमंडलों और वित्तीय मामलों से संबंधित कुछ प्रावधानों में भी पार्ट बी राज्यों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव किए गए थे। आर्टिकल 238 इन्हीं सब समायोजनों, एडजस्टमेंट्स का प्रावधान करता था। तो सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिकल 238 का मकसद था पार्ट बी राज्यों यानी पूर्व रियासतों को भारतीय गणराज्य के संवैधानिक ढांचे में एकीकृत करना, लेकिन उनकी कुछ विशिष्टताओं, खासकर राज प्रमुख की संस्था को अस्थायी रूप से बनाए रखते हुए। ये समझने वाली बात है। मतलब ये उस समय की राजनीतिक और प्रशासनिक मजबूरियों का एक समाधान था। रियासतों को साथ भी लाना था और एकदम से सब कुछ बदलना भी नहीं था। बिल्कुल, ये एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश थी। राज प्रमुखों को सम्मान भी देना था और उन्हें नए संवैधानिक दायरे में भी लाना था। आर्टिकल 238 इसी कोशिश का नतीजा था। लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये व्यवस्था, ये पार्ट ए और पार्ट बी का भेद, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। जटिलताएं थीं, एकरूपता की कमी थी और सबसे बढ़कर भाषाई राज्यों की मांग थी। जी हाँ, ये अंतर, ये भेद खुद ही एक समस्या बनता जा रहा था। प्रशासन में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत जोरों से महसूस की जा रही थी। लोग चाहते थे कि सभी राज्यों के लिए एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था हो। और भाषा का मुद्दा तो था ही। हाँ, भाषा का मुद्दा बहुत भावनात्मक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद दूसरे भाषाई समूहों से भी ये मांग उठने लगी। इसी दबाव और जरूरत को देखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया। इसका काम था राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के मसले पर विचार करना। यही था वो प्रसिद्ध राज्य पुनर्गठन आयोग। जी हाँ,
राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस फजल अली। इसलिए इसे आमतौर पर फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पंडिक्कर। फजल अली आयोग, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आयोग ने क्या सिफारिशें दी? इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पूरी तरह से खत्म मतलब ये पार्ट ए बी सी डी सब खत्म? जी हाँ, बिल्कुल। आयोग ने कहा कि ये वर्गीकरण तर्कसंगत नहीं है और इसने प्रशासनिक जटिलताएं पैदा की हैं। इसकी जगह आयोग ने सुझाव दिया कि भारत को मुख्य रूप से 2 तरह की इकाइयों में बांटा जाना चाहिए, राज्य स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। और राज्यों का गठन मुख्य रूप से भाषा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हालांकि प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय व्यवहार्यता और राष्ट्रीय एकता जैसे कारकों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब राज प्रमुख वाला सिस्टम भी खत्म, पार्ट बी राज्यों का विशेष दर्जा खत्म। हाँ, जब पार्ट बी राज्यों की श्रेणी ही खत्म करने की सिफारिश हो गई तो जाहिर है कि राज प्रमुख की संस्था और उनसे जुड़े विशेष प्रावधानों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता था। तो सरकार ने इन सिफारिशों को माना? हाँ, सरकार ने आयोग की ज्यादातर प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, हालांकि कुछ बदलावों के साथ। और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित किया गया। इस कानून ने भारत के राज्यों का नक्शा ही बदल दिया। भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और दूसरा कदम, वो संविधान से जुड़ा होगा? बिल्कुल, क्योंकि राज्यों की श्रेणियों को खत्म करना था और नई व्यवस्था लानी थी, इसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था। और इसीलिए लाया गया संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956, द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 आ गया 7वां संशोधन अधिनियम 1956। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है भारतीय संविधान के इतिहास में। निसंदेह ये एक मील का पत्थर है। इसी संशोधन अधिनियम ने संविधान में कई बड़े बदलाव किए। इसने पार्ट ए और पार्ट बी राज्यों के बीच का भेद खत्म कर दिया और राज्यों की केवल एक श्रेणी बनाई। इसने पार्ट सी और पार्ट डी राज्यों को भी समाप्त कर दिया और उनकी जगह केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज की नई श्रेणी बनाई। और इसी संशोधन ने पार्ट वी का क्या किया? हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर। जब 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में पार्ट बी राज्यों की श्रेणी को ही समाप्त कर दिया, तो तार्किक रूप से पार्ट बी राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधानों वाले पार्ट 7 और उसके एकमात्र आर्टिकल 238 की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। वो अप्रासंगिक रिडंडेंट हो गए थे। मतलब जब बीमारी ही नहीं रही तो दवा की क्या जरूरत? बिल्कुल सही कहा। तो इसी 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची सेक्शन 29 और शेड्यूल के द्वारा पार्ट 7 को, जिसमें आर्टिकल 238 शामिल था, संविधान से पूरी तरह से हटा दिया गया। ओमिटेड, रिपील्ड। हटा दिया गया, रिपील्ड। और ये कब से प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ 1 नवंबर 1956 से। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नवंबर 1956। इसी दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी लागू हुआ और भारत का नया प्रशासनिक नक्शा अस्तित्व में आया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 वो तारीख है जब संविधान का पार्ट 7 और आर्टिकल 238 आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं रहे। जी हाँ, उस दिन से हमारे संविधान में पार्ट 7 की जगह खाली है। अगर आप संविधान की किताब देखेंगे तो पार्ट 7 के शीर्षक के नीचे लिखा मिलेगा, रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 S29 एंड शे। ये तो पूरी कहानी है पार्ट 7 के होने और फिर न होने की। काफी दिलचस्प यात्रा रही है इसकी। हाँ, छोटी सी कहानी है, सिर्फ एक आर्टिकल की, लेकिन इसका संदर्भ और इसका हटना ये भारतीय राष्ट्र राज्य के विकास की एक बड़ी कहानी कहता है। तो अब बात करते हैं कि ये सारी जानकारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा के नजरिए से इसका क्या महत्व है? देखिए, यूपीएससी के नजरिए से ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, जैसा हमने शुरू में कहा, ये विषय भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के विकास को समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद भारत का प्रशासनिक ढांचा कैसे बना, उसमें क्या चुनौतियां थीं और कैसे ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किए गए। हाँ, ये संविधान के सिर्फ वर्तमान स्वरूप को नहीं, बल्कि उसके बनने और बदलने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। दूसरा, ये इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये कोई जड़ चीज नहीं है, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन और विकास होता रहा है। पार्ट 7 का हटाया जाना इसी गतिशीलता का प्रमाण है।
तीसरा, ये विषय राज्य पुनर्गठन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से सीधे जुड़ा हुआ है। फजल अली आयोग, 7वां संशोधन, भाषाई राज्यों का मुद्दा, ये सब इसी कहानी का हिस्सा हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चौथा, ये केंद्र राज्य संबंधों की समझ को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि राज्यों का वर्गीकरण और फिर उनका पुनर्गठन सीधे तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के बंटवारे से जुड़ा था। और पांचवां, ये संवैधानिक संशोधनों के महत्व को रेखांकित करता है। 7वां संशोधन कितना महत्वपूर्ण था, ये इसी से पता चलता है कि उसने संविधान के एक पूरे भाग को ही हटा दिया और राज्यों की संरचना बदल दी। तो प्रीलिम्स में कैसे सवाल बन सकते हैं? सीधे तथ्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा भाग निरस्त किया गया है? उत्तर पार्ट 7। या पार्ट 7 में कौन सा अनुच्छेद था? उत्तर आर्टिकल 238। या पार्ट 7 किस प्रकार के राज्यों से संबंधित था? उत्तर पार्ट बी राज्य। या किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पार्ट 7 को हटाया गया? उत्तर 7वां संशोधन अधिनियम 1956। या पार्ट 7 को कब निरस्त किया गया? उत्तर 1 नवंबर 1956। हाँ, ये सीधे फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए याद रखने जरूरी हैं। और मेंस के लिए? मेंस परीक्षा में जहां विश्लेषण की जरूरत होती है, वहां इसका महत्व और बढ़ जाता है। मान लीजिए राज्यों के पुनर्गठन पर कोई सवाल आता है, या भारतीय संघवाद के विकास पर, या संविधान के लचीलेपन पर, तो आप पार्ट 7 के निरसन का उदाहरण देकर अपने उत्तर को और पुख्ता बना सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे भारत ने अपनी प्रशासनिक संरचना को सुव्यवस्थित किया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे भारत ने रियासतों की विरासत से आगे बढ़कर एक अधिक तार्किक और एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली अपनाई। ये आपके जवाब में गहराई लाएगा। तो चलिए, इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं, ताकि श्रोताओं को याद रखने में आसानी हो। ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। अच्छा विचार है। तो सबसे पहली बात, मूल भारतीय संविधान में पार्ट 7 मौजूद था, और ये पार्ट बी राज्यों के प्रशासन से संबंधित था। पार्ट बी राज्य कौन से थे? ये मुख्य रूप से पूर्व रियासतें या उनके समूह थे, जिनके प्रमुख राज प्रमुख कहलाते थे, न कि गवर्नर। पार्ट 7 में केवल एक ही अनुच्छेद था, आर्टिकल 238। दोबारा याद रखें, अनुच्छेद 238। आर्टिकल 238 का काम था पार्ट 6, जो पार्ट ए राज्यों से संबंधित था, के प्रावधानों को कुछ बदलावों के साथ पार्ट बी राज्यों पर लागू करना। राज्यों के ए, बी, सी और डी वर्गीकरण में कई दिक्कतें थीं, और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ रही थी। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और ए, बी, सी और डी वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया। याद रखिएगा, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसी 7वें संशोधन द्वारा पार्ट 7 और आर्टिकल 238 को 1 नवंबर 1956 से संविधान से निरस्त या ओमिटेड कर दिया गया। तारीख 1 नवंबर 1956। और इसी संशोधन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उस वर्तमान प्रणाली की नींव रखी जो आज हम देखते हैं। हाँ, ये हैं मुख्य बातें जो इस विषय के बारे में याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर फजल अली आयोग की सिफारिशें न मानी जाती, अगर ये 7वां संशोधन न होता और वो पार्ट ए, बी, सी, डी वाला वर्गीकरण, खासकर वो राज प्रमुख वाला सिस्टम आज भी जारी रहता, तो भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक नक्शा कैसा होता? क्या वो इतना एकीकृत होता जितना आज है? क्या प्रशासन उतना सुचारू होता? क्या राष्ट्रीय एकता उतनी मजबूत होती? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। संविधान का ये छोटा सा भुला दिया गया हिस्सा पार्ट 7 हमें यही सिखाता है कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें जरूरत पड़ने पर बड़े और कभी-कभी कड़े लेकिन जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को बदलना पड़ता है। और यूपीएससी की तैयारी, जैसा हम हमेशा कहते हैं, सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन बदलावों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। ये ऐतिहासिक संदर्भ, ये विकास की प्रक्रिया, यही समझ आपको न सिर्फ परीक्षा में बेहतर अंक दिलाएगी, बल्कि एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बनाएगी। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इस चर्चा को खासकर
पार्ट ABCD, राज्यों के अंतर, आर्टिकल 238 की भूमिका, फजल अली आयोग की सिफारिशें और 7वें संशोधन के महत्व वाले हिस्सों को संभव हो तो दोबारा जरूर सुनें। ये कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ को और गहरा करेंगे। जी हाँ, दोहराव बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि भारतीय संविधान की ये यात्रा, ये कहानी आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ, तो हमारे सुन लो UPSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आया। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो UPSC अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगला कौन सा संवैधानिक ऐतिहासिक विषय है जिस पर आप ऐसी ही विस्तार से चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए सुन लो UPSC के साथ, ज्ञान प्राप्त करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। अगली चर्चा तक धन्यवाद।